हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 21। इससे पहले ऑलरेडी हमने 20 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप चाहें तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन सभी का पीडीएफ फाइल व्हाट्सअप चैनल पर अवेलेबल करवा दिया गया है। आप चाहें तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके आप सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपये खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आपके लिए, सिंधु नदी भारत में किस संघ या राज्य क्षेत्र से प्रवाहित होता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, सिंधु नदी भारत में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से प्रवाहित होता है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैप पर देखते हैं, कहाँ पे है लद्दाख और कहाँ पे है ये सिंधु नदी। तो ये देख रहे होंगे, ये वाला पार्ट आपका क्या है, लद्दाख है, और यहाँ पे है लेक मानसरोवर, यहीं से तिब्बत से निकलती है ये सिंधु। और ये देखेंगे कि इन जो सिंधु है यहाँ पे लद्दाख की राजधानी लेह यहाँ पे है, जो कि दाएं तट पर है, और यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे आकर के मिठानकोट के पास इन 5 नदियों से ला करके संगम इसका बनता है यहाँ पे। तो 5 नदियों का संगम कहाँ पे है, ये मिठानकोट के पास है। ये भी सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, लेह के बारे में पूछा जाता है कि ये सिंधु नदी के किस तरफ है, तो ये दाएँ तट पर स्थित है। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपके लिए ताकि क्लियर इमेज दिखे। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, उद्गम स्थल पूछा जा सकता है, किन राज्यों से गुजरती हैं ये पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ कहाँ पे इसका संगम है 5 नदियों का, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है मिठानकोट के पास। ठीक है, तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा 2 पॉइंट है, नोट किया जाए। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, लायन प्रोजेक्ट, सुंदरवन परियोजना, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है, और ये सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय पार्क भी है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि 1973 में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या 9 थी, जो कि 2022 में बढ़ करके 53 हो गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि कैलाश सांखला जी है ना, कैलाश सांखला, ठीक है, इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रहेगा, कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसको देख लीजिएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। सी कथन है कि इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है, तो देखेंगे कि क्षोभ मंडल के बारे में इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, यह कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ए और बी कथन यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है, ऊपरी परत नहीं है, और इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। जी नहीं, इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ए और बी कथन बिल्कुल यहाँ पे गलत है। चलें अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को संवहन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, और क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसे भी क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संवहन मंडल, परिवहन मंडल, माफ़ कीजिएगा, परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल और विक्षोभ मंडल, इन सब की संज्ञा दी जाती हैं
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, सवाल है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप किसके निकट स्तर हैं? बताना है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप किसके निकट स्तर हैं? लॉरेशिया का, गोंडवाना लैंड का, प्रशांत महासागर, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप के गोंडवाना लैंड से के स्तर के हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी महाद्वीप के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये वाला, तो ये दक्षिणी भाग है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि भारत का जो कह सकते हैं कि जो कोयला भंडार है ना, 98% भारत में कुल कोयला का जो भंडार है लगभग 98% जो भाग है वो गोंडवाना संरचना में ही पाया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन से है। ठीक है, तो फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ध्यान रखना है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी भाग ये गोंडवाना लैंड का निकट स्तर है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। बाकी इसकी पूरी कहानी हमने पिछला वीडियो में हमने पूरा डिटेल्स कहानी बताई है, वहाँ पे जाकर जरूर देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? बताना है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? सहारा रेगिस्तान, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, अमेजन बेसिन, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। आर्कटिक सागर आप जानते हैं एक महासागर है, जबकि अंटार्कटिका जो है ये एक महाद्वीप है। ठीक है, वैसे ये जो द्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे किसी भी मनुष्यों का, मानव का निवास नहीं है, किसी भी जीव जंतु का निवास नहीं है। ये वैज्ञानिकों का महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक शोध करने के लिए पहुँचते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैप पर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे है आपका आर्कटिक महाद्वीप जो कि उत्तरी पोल पर है, और जबकि दक्षिणी पोल पर है अंटार्कटिका जो कि ध्रुवों के बिल्कुल ही पास में है। ठीक है, तो इस सवाल पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बिल्कुल ही पास में स्थित हैं। ठीक है, आर्कटिक एक महासागर है जबकि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है। फिर भी यहाँ पे कोई मानव निवास नहीं है, जीव जंतुओं का निवास नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ही कह सकते हैं ग्लेशियर की टाइप का है। ठीक है, जो कि बर्फ़ में निवास होना थोड़ा सा है क्या है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बाकी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि आर्कटिक भूमि से घिरा हुआ महासागर है। आर्कटिक भूमि से घिरा हुआ महासागर है और यह 8 देशों के क्षेत्र ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, रूस, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड से घिरा हुआ है। कौन सा? ये आर्कटिक देखेंगे आप यहाँ पे, ये वाला जो आर्कटिक सागर है ना, ये देखेंगे तो ये बहुत सारे देशों से ये घिरा हुआ है। कौन कौन देश का नाम बताया हमने यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। चाहे वो ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, संयुक्त राज्य अमेरिका हो, डेनमार्क है, रूस है, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड, ये सभी देखेंगे यहाँ पे आर्कटिक भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? बताना है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। सी में है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो याद कीजिए पहले कि ये मैप में दिमाग में थोड़ा सा उसको इमेज को लाइए और पता कीजिए कि म्यांमार है कहाँ। ठीक है, और उसकी सीमा किन किन राज्यों से लग सकती हैं। ठीक है, तो अभी पता होगा कि जो 7 सिस्टर है तो वहाँ पे कुछ इस तरीके से जो बाउंड्री है, तो यहाँ पे देखेंगे इधर वाला जो एरिया है वो पूरा क्या है, ये म्यांमार है। ठीक है, तो यहाँ से याद कीजिए, यहाँ पे सबसे ऊपर देखने को मिलता है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? नागालैंड। उसी नीचे आएंगे तो मिलेगा मणिपुर। उसी के नीचे देखेंगे मिजोरम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहानी है पूरी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में क्या हमने कहा, सबसे ऊपर में देखने को मिलेगा, यहाँ से आते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश, जहाँ से ब्रह्मपुत्र इंटर करती हैं दिहांग के रूप में। ठीक है, इसी के नीचे देखेंगे कि नागालैंड है। उसी नीचे आएंगे तो मणिपुर है और इसी के नीचे मिजोरम है।
इसकी हमने कहानी की बताई थी कि अरुण नाम का एक लड़का था, ठीक है। वो आगे बढ़ता है, उसे नाग मिलता है, नाग उसे क्या देता है, मनी देता है, ठीक है। और मनी जब मिलता है तो वो फिर मणिपुर में मिजो करता है, मिजोरम मतलब इंजॉय करता है, मस्ती करता है। तो इस तरीके से आप क्रम याद रख सकते हैं। तो ये 4 राज्य देखेंगे कि म्यांमार के साथ भारत के राज्यों की सीमा लगती हैं। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या दिख रहा है, सही दिख रहा है, ठीक है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका हमने बताया, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे म्यांमार की जीवन रेखा एक नदी है, तो उसकी नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि म्यांमार में अधिकांश जनसंख्या बौद्ध धर्म पालन करने वालों की है, ठीक है। तो चलें अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। बाकी 2 वहाँ पे हमने नोट कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल, भितियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ साथ 21 द्वीप शामिल हैं। कथन ये है, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में है, या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, या सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समृद्ध जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख भी है, समुद्र तट भी है, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल भी हैं, समुद्री घास भी हैं, प्रवाल भितियाँ भी हैं, नमक भी हैं, दलदल भी हैं, और मैंग्रोव के साथ साथ यहाँ पे 21 द्वीप भी शामिल हैं, ठीक है। याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान हिंद महासागर में तमिलनाडु के समीप स्थित क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, CWG, AW, DFC, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोपेन के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप देखेंगे जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा का ऊपर वाला जो भी भाग किसी का नाम आए, तो अगर कुछ नहीं पता है, भूल गए हैं सब कुछ, तो याद सिर्फ इतना रखिएगा कि जो कर्क रेखा है उसके ऊपर वाला को आपको टिक करना है CWG, और नीचे वाला अगर पूछ लिया जाए, दक्षिण का पूछ लिया जाए, तो AW टिक करेंगे आप, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि उत्तर में हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, CWG, ठीक है। बाकी आप मैप पर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा आपका डायग्राम इधर दिया हुआ है, ये वाला मानसूनी टाइप, ठीक है, जो कि विथ ड्राई विंटर है यहाँ पे CWG, जो कि ये वाला कलर आपका दिखा रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये CWG इधर दिख रहा है। नीचे वाला पार्ट देखेंगे ज़्यादातर क्या है, AW है, ठीक है। बाकी ये वाला जो देख रहा है पूर्वी घाट, ये AS यहाँ पे है, और ये वाला जो पूर्वी पश्चिमी घाट है यहाँ पे है AMW, ठीक है। बाकी किसी वीडियो में हम जरूर बताएंगे कि प्रयास करेंगे कि बाकी यहाँ पे जो A का क्या अर्थ है, MV का क्या अर्थ है, MW का क्या अर्थ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि CWG का क्या अर्थ होता है। CWG का अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका अर्थ होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, ये CWG का अर्थ होता है, ठीक है। अगर AW का पूछ लिया जाए तो क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सही आंसर, ये ऑप्शन। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 16 समुद्री मील जो लगभग 25.9 किलोमीटर है, या 12 समुद्री मील जो कि लगभग 21.9 किलोमीटर है, या फिर 10 समुद्री मील लगभग 19.9 किलोमीटर है, या उपर्युक्त में से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से 12 समुद्री मील
या फिर कह सकते हैं 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैले हुए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, याद रखनी है। ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्गीकरण किया गया ना, इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? एक है आंतरिक जल, इसका मतलब होता है कि यह बेस लाइन की भूमि के किनारे पर होता है तथा इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल होते हैं। इसके बाद होता है दूसरा नंबर प्रादेशिक सागर, ये बेस लाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ होता है। और एक होता है तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र यह बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक फैला होता है। तो ये याद रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि भारत ने वर्ष 1995 में संयुक्त राष्ट्र सामुद्री कानून संधि को अपनाया था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन है। फिलहाल चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? आसान सा सवाल है, बताना है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है? दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, महानदी घाटी है, गोदावरी घाटी है। ये 4 हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र जो है वो मुख्य 4 प्रकार के हैं। 4 हैं, कौन कौन है? दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी घाटी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि दामोदर नदी घाटी में कौन कौन आता है, यहाँ पे कौन कौन सा हिस्सा इसमें आएगा। तो इसमें का जो विस्तार है दामोदर घाटी का, नदी घाटी का, उसमें है झारखंड और पश्चिम बंगाल। जबकि सोन नदी घाटी में कौन कौन आता है? तो इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, जबकि महानदी में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य शामिल है। जबकि गोदावरी नदी घाटी में इसमें अधिकांश जो विस्तार है वो तेलंगाना में है। ठीक है, तो यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रथम चीनी मिल वर्ष 1903 में भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? बताना है, भारत की प्रथम चीनी मिल वर्ष 1903 में भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि भारत की प्रथम चीनी मिल वर्ष 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का शक्कर का प्याला भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बाकी ध्यान रखिएगा कि कोयम्बटूर में वर्ष 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब? 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है, कोयम्बटूर में। ठीक है, कोयम्बटूर कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, वातावरण, वातावरण नहीं होगा, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? बताना है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? लघु तरंग सौर विकिरण के माध्यम से, या परावर्तित सौर विकिरण के माध्यम से, या दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के माध्यम से, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण द्वारा गर्म होता है। सी कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि गर्म होने के बाद पृथ्वी अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है और लंबित तरंग के रूप में वातावरण को ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए अगला सवाल है। सवाल क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। बताना है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, भारत के उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, अर्थात 8 जिलों के साथ सीमा लगती हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे याद रखना है, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 राज्य की सीमा लगती हैं, 8 जिलों की सीमा लगती हैं उत्तर प्रदेश के साथ, और झारखंड के साथ भी 8 जिलों के साथ सीमा लगती हैं।
ठीक है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के साथ कितना जिलों की संख्या लगती है बताइए ज़रा। तो ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल से लगने वाले ज़िले हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ये मात्र 3 ज़िले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे बराबर दोनों के साथ है, उत्तर प्रदेश और झारखंड के साथ। इसका सही आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले ज़िले हैं, एक तो रोहतास है, दूसरा कैमूर है, तीसरा बक्सर है, चौथा भोजपुर है, पाँचवा सारण है, छठा सिवान है, सातवां गोपालगंज है और आठवां है वेस्ट चंपारण। जबकि झारखंड से देखेंगे तो झारखंड से कौन कौन लग रहा है यहाँ पे, तो देखेंगे ध्यान से। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ से, इधर से ले लेते हैं, कटिहार, भागलपुर। ठीक है, 3 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा आपका बांका, चौथा जमुई। ठीक है, और जमुई में भी हमने बताया था ना, यहाँ पे सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का अनुमान लगा है, जो भारत में सबसे बड़ा खदान हो सकता है। ये चौथा है। नवादा 5वां नंबर पर, छठा फिर औरंगाबाद 7वां, और उसके बाद एक ये रोहतास है जो 8वें नंबर पर है। ठीक है, बाकी वेस्ट बंगाल के साथ साथ कौन कौन लग रहा है, तो एक है किशनगंज, दूसरा है आपका पूर्णिया और तीसरा है कटिहार। ये 3 जिलों का देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए तो फिर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। दूसरा है, चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। और तीसरा है कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सभी कथन सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, जबकि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हाल में जिसका अनुमान लगाएगा कोई खदान में पता चला है कि भारत में ये सर्वाधिक सोना का भंडार यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, ऐसा अनुमान है सरकार का। बाकी यहाँ पे एक हमने थोड़ा सा दे दिया है, लिस्ट दे दिया है कि कोयला कहाँ मिलता है। ये भागलपुर, मुंगेर में मिलता है। अभ्रक नवादा, गया में देखने को मिलता है। क्वार्ट जो होता है सिलिका, ये भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा में देखने को मिलता है। बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में देखने को मिलता है। जबकि फेल्सपार है, ये गया, जमुई, मुंगेर में देखने को मिलता है। ग्रेनाइट भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में। जबकि लौह एस्क और मैग्नाइट कहाँ देखने को मिलता है, गया और जमुई में। जबकि लेड और जिंक जो है ये बांका और रोहतास में है। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, इसमें से जितने ज़िले हैं वो देखेंगे कि ये दक्षिण बिहार जो है ना, उसी में सारे ज़िले देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, लगभग ज़िले आपको दक्षिण बिहार का ही ज़िले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सारे ऑप्शन में अगर कोई उत्तर बिहार का कोई ज़िला दिया हुआ है तो उसको सीधे नेगलेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, चाहे मुंगेर देखेंगे, चाहे नवादा देखें, गया देखें, है ना, जमुई देखेंगे, नालंदा देखेंगे, रोहतास देखेंगे, तो ये सभी चीज़ देखेंगे जो भी। इसमें से बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि झारखंड से लगे हुए भी हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। बहुत ही अच्छा सवाल है। बताना है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती हैं। लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहाना नदी, या फिर मोहाना और लीलाजन नदी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो याद रखना है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती हैं। सी कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि फाल्गु नदी का उद्गम उत्तरी छोटानागपुर पठार हजारीबाग से होता है। इसकी मुख्य धारा निरंजना कहलाती है, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि बोध गया के निकट मोहाना नदी के मिलने के पश्चात फाल्गु के नाम से जानी जाती हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि गया में इस नदी के किनारे पिंडदान किया भी जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बताना है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार में ठाकुरगंज स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी।
और ये भी याद रखिएगा कि किशनगंज को बिहार का दार्जिलिंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ लगभग 1500 एकड़ भूमि पर चाय की खेती की जा रही है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम में चुनना है। 2011 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई, दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई, उसे बताना है आरोही क्रम में, यानी कि छोटा से बड़ा होते हुए। ठीक है, तो बताइए इसमें दिए गए ऑप्शन में क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो इसका हम सीधे आंसर बता दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार के जो सिवान है, उसके बाद फिर किशनगंज है, उसके बाद फिर मधेपुरा, इन जिलों की जो देखेंगे आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही हैं। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये आरोही क्रम इसका बिल्कुल सही है, सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? बताना है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? पहला ऑप्शन में है अनाज आधारित उद्योग, बी का ऑप्शन है दाल उद्योग, सी में है गन्ना उद्योग, उपर्युक्त में से अधिक होगा, या पांचवा ऑप्शन में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है, सही आंसर है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आसान सा सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है निष्क्रिय ज्वालामुखी, और तीसरा है विलुप्त ज्वालामुखी। अर्थात तीनों यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए सक्रियता के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? ये तो आवर्तन के आधार पर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसूत या सुसुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है शांत या मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? तो ये वे ज्वालामुखी हैं जिनसे समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है, अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हैं, उद्गार हो रहा मतलब कि वहाँ से निकल रहा है अभी भी, को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, जो कि यानी कि एक्टिव कह सकते हैं, कि जो कि एक्टिव है। ठीक है, इसमें से एक एग्जाम्पल बताते हैं हम, जैसे कि मौना लोआ है, ठीक है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी है, ये सभी सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। एक होता है प्रसूत या सुसुप्त ज्वालामुखी, तो ये वे ज्वालामुखी हैं जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है, लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, सुसुप्त ज्वालामुखी कहलाती हैं। इसका एक उदाहरण हम बता देते हैं, इंडोनेशिया का कराकोटोवा, क्राकाटावो है इसका नाम, और एक है जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, तो ये 2 नाम रखिएगा। अगर ये भारत में याद रखना चाहें तो अंडमान निकोबार का एक है नारकोंडम, ठीक है, अंडमान निकोबार का नारकोंडम, इंडोनेशिया का क्राकाटावो, और जापान का फ्यूजियामा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और एक होता है शांत या मृत ज्वालामुखी, ये ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों से या लंबे अरसे से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है, तथा भविष्य में भी उद्भेदन होने की कोई संभावना ही नहीं है, उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। इसका उदाहरण है तंजानिया का किलिमंजारो, ठीक है, म्यांमार का पोपा, ठीक है, इक्वाडोर का चिरम्बोराजो, अर्जेंटीना का एकांगुआ। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। आज का अंतिम सवाल है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ भारत में दक्षिण क्षेत्रों में हैं, भारत में दक्षिण क्षेत्रों में है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में है, या फिर भारत के केंद्रीय और दक्षिण क्षेत्रों में है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, तो ध्यान रखना है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी भारत में दक्षिण क्षेत्रों में बहने वाली ये नदियाँ हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है कि गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वहीं बात करें ये दक्षिण भारत की, ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी ये त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। ठीक है, आकार और विस्तार में बड़ा होने के कारण ही इसे दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं।
गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है। अगर आपसे पूछें कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। जब हमने वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में हमने इसका क्वेश्चन डाला था इस तरह का कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वहाँ पे जवाब था सबका गोदावरी नदी, जो कि 90% से एबव लोगों ने जवाब दिया था गोदावरी, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, जो कि 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, महाबालेश्वर। ठीक है। और कृष्णा नदी का अफवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इसका फैला हुआ है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलकर के आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये दोनों मिल करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, फिर से सुनिएगा। हम कह रहे हैं कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के साथ मिल करके आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कृष्णा नदी जल जो विवाद है वो किन राज्यों के बीच है, तो ये जो कृष्णा नदी जल विवाद है ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। ठीक है। इसके बाद एक नदी है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। वहाँ पे था वृद्ध गंगा, यहाँ पे है दक्षिण की गंगा, ये भारत की गंगा। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, वृद्ध गंगा पूछे तो वहाँ पे गोदावरी होगा। ठीक है। और ये जो कृष्णा नदी है, यह नदी एक बड़ा जलप्रपात बनाती है जिसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। माफ़ कीजिएगा, तबीयत पता नहीं क्यों मेरा ठीक नहीं हो रहा है, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं हम आप लोग को वीडियो देने का। तो हम लोग ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ से वीडियो को आपको लाइक करनी है और हमें शुक्रिया अदा करना है, इसलिए कि यहाँ तक आप लोग बने रहें लगातार। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और स्पेशल चीज़ हम आप लोगों के लिए कहना चाहेंगे कि जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं उसके लिए मेरे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मेरा वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो पता नहीं क्यों देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते। ठीक है, तो जो लाइक करते हैं उसके लिए मेरे दिल से एक थैंक्स है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मोटिवेट करते हैं लाइक करके, बहुत अच्छा लगता है। और जो नहीं करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि हम तो कभी भी वीडियो के शुरू में भी नहीं बोलते, बीच में भी नहीं बोलते, अंत में ला करके बोलते हैं, क्योंकि अंत तक वही बंदा देख रहा होगा जो कि वीडियो को जिसको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फिर लाइक करने में क्या ही जाता है। ठीक है, पैसा तो लगता नहीं है, बस एक आपका लाइक से मुझे मोटिवेट होना पड़ता है, वो मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि इससे बेहतर आपको कंटेंट हम दें। अब वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा लगता है यार ठीक नहीं कर रहे। तो लाइक कीजिएगा तो और भी हम बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, मेरा विश्वास कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतना कंटेंट हम दे ही देंगे एग्ज़ाम आते आते कि सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, मेहनत आपको भी करनी होगी। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं और बस आप वीडियो देख रहे हैं बस चुप लगा दिया। अब जितना हो सके रिवीजन कीजिए, जितना चीज़ों को हम बोलते हैं उसको बार बार देखिए, समझिए, नोट बनाइए। ठीक है, और उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे बड़ा चीज़ है, रिवीजन ही सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो खेल है ना वो रिवीजन में है। रिवीजन आप नहीं करोगे तो आज पढ़ लिए फिर कल ख़त्म हो जाएगा। तो रिवीजन करते रहोगे ना तो कभी भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो बने रहिए और लगातार आप कोशिश कीजिए, मेहनत करते रहिए, लगातार यहाँ से कोशिश कीजिए। जब तक TRE 4 नहीं आता है तब तक मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए कि इस बार नौकरी लेनी है तो लेनी है। अगर आप जी जान लगा देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता ना चूमे हाथ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।